स्टूडेंट आकाश एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अध्याय 6 है। अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है और चैप्टर आपका हो गया ये 6 मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर राज और एक प्राचीन गणराज्य का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि जो हमारी प्राचीन काल जो मानव सभ्यता का जो विकास होता है, जो हम लोगों ने पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण की जो चर्चा किए थे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जो चर्चा किए थे, देखे थे आपने कितनी महत्वपूर्ण थी 4 सभ्यताएं। और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो इसका विस्तार था उसको देखें। हम लोगों ने देखा कि कश्मीर में किस प्रकार लोग बुर्ज में गुफाओं में रहते थे। उसके बाद हम लोग नवपाषाण काल की बस्तियों को देखें। नवपाषाण काल में देखें इनाम गांव में पहली बस्ती मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाते हैं। वैदिक काल की संस्कृति को जानते हैं, जो आर्यों के आने से जो संस्कृति डेवलप हुई, जो एक ग्रामीण संस्कृति थी, जहाँ की हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर जो एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कृषि पर डिपेंड होता है, घोड़े के अवशेष दिखाई देते हैं। धीरे धीरे लोगों ने, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है जहाँ पर आप देखेंगे कि समाज में जो है वो सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है। महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो जाती है। दास प्रथा का प्रचलन तो आर्यों के आक्रमण से ही शुरू हो गया था, उसका यहाँ पर विस्तार देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का आविष्कार हो जाता है तो सभ्यताएं और डेवलप होती है और 16 महाजनपदों का विस्तार हमें अंगुत्तर निकाय में देखने के मिलते हैं। वो जो बौद्ध ग्रंथ है वहाँ पता चलता है वहाँ से। और कुछ ऐसे भी साहित्य हैं जो हमें जैन ग्रंथों से भी मिलता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना जैन ग्रंथ है। आइए आगे अध्ययन करते हैं और एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, ये आपकी तैयारी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एग्जामिनर ये जानने का प्रयास करता है कि स्टूडेंट को क्या आता है और क्या नहीं, यानी वो आपकी परख समझ को विकसित कर। यहाँ पर एक बॉयज़ का फिगर है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद चुनाव का दिन आता है। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। ये ननिहाल में है बच्चा। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की। कहा, आज हम सबको शासक का चुनाव करना है। देखिए, शासक का चुनाव करना है, यानी समाज को चलाने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति का होना ज़रूरी है। वही नियम कानून कायदे बनाएंगे तभी समाज चल पाएगा। आज भी ज़रूरी है। कुछ लोग शासक कैसे बने? 50 वर्षों से हमने अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने? हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन लोगों द्वारा चुने जाते थे। मतलब अपने आपसी समूह में ही किसी को एक राजा बना दिया जाता था, यानी सरदार बना दिया जाता था, उसी को राजा कहते थे। परंतु करीब 3000 वर्ष पहले बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। बता रहे हैं लेखक कि 3000 साल जब बीतता है, पहले की बात है, राजा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन कितना सार्थक होता है? आज हम लोग लोकतंत्र में, भारत बड़ी लोकतंत्र की शक्ति है, इसके रूप में हमें इसकी झलक मिलती है। आइए अध्ययन आगे करते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। आपने रामायण की कहानी सुनी होगी, जिसमें राम जो है यज्ञ करते हैं और अपना घोड़ा छोड़ देते हैं, यानी वह घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उसका राज होगा, लेकिन लवकुश वह घोड़ा पकड़ लेता है। ये सब कहानियाँ आगे देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा ने के लोग देखने स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी पुरोहित का ज़्यादा महत्व था। इसके लिए उन्होंने उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जिस तरह आज पापा लोग मिठाई लाते हैं, यानी कि नाना नानी आते हैं तो मिठाई लाते हैं, मामा आते हैं तो मिठाई लाते हैं, उसी तरह जो कमज़ोर राजा होते थे, बड़े राजा के लिए वो मिठाई लाते थे, यानी कि उपहार लाते थे। उन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इसमें सिंहासन बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता। देखिए, बाघ की खाल, जानवर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यह क्षेत्र राजा को सारथी का सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयी
विजयी रथों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा को संगीत संबंधी खासकर उसकी नानी पुत्रों रानियों पुत्रों की कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजा का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूर्ति देखना था। मुखौटा, जिस तरह संसद में कुछ सांसद होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप मुंह देखते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन वो तो भोले भाले जीते हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य लोग प्रति अनुष्ठान करता था। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, यानी विष और वैश्य जो लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो भी उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे वे कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, उसमें शामिल नहीं किया जाता। देखिए उत्तर यहाँ पर जो है वर्ण का चर्चा। वर्ण मतलब होता है जाति। वर्ण किस प्रकार था? इस समय उत्तर भारत में खासकर यमुना गंगा क्षेत्र में कई रचना रचे गए, ऋग्वेद रचे गए, कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। जब ऋग्वेद हुआ, ऋग्वेद के बाद का जो ग्रंथ लिखा गया उसमें क्या था ना, कुछ परिवर्तन था, इसीलिए जो भी ग्रंथ लिखे गए उसमें भेदभाव दिखाई देता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान है और उनमें से संपादन की विधियाँ बताई गई है। देखिए उसका विधि बता रहे हैं। उस समय समाज में कई समूह थे, बहुत सारा समूह था, काहे कि कार्य बटा हुआ था, उसी पर था। पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग। कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वे कृषक, व्यापारी भी धनवान थे। कुछ पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजक, संग्रहित। यानी समाज में सब कार्य के आधार पर लोग बटे हुए थे, कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे भेदभाव बढ़ेगा। पुरोहित लोग 4 वर्गों में विभाजित थे, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण का अलग अलग कार्य निर्धारित था। पहला वर्ण ब्राह्मण था, जिसका नाम काम वेदों का अध्ययन करना था, यज्ञ करना था, उसके लिए उपहार मिलता था। दूसरे में शासक था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। देखिए राजा का कार्य है रक्षा करना। तीसरे पर वैश्य थे, इसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में स्थान अंतिम शूद्र का था, उनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना। आहार्य ने क्या किया? जो जनजाति यहाँ पर बसी हुई थी उसे क्षुद्र मान लिया, उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, अतः प्राय औरतों को शूद्र के समान माना जाता। देखिए औरतों की स्थिति गिर चुकी है यहाँ पर। जैसे उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किए, स्त्री औरतों की गिरने लगी। कहाँ से पता चलता? उत्तर वैदिक ग्रंथ जो लिखे गए उसमें यह बात का पता चलता है। शूद्रों को केवल वेद सुनने का अधिकार भी नहीं था। बताइए, वेद को सुन भी नहीं सकते हैं। सुनना क्या कोई जुर्म है? आगे देखते हैं। पुरोहित जो है के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जन्म के आधार पर तो माना जाता है, जिस जाति में जन्म लिए वही वर्ण। अगर उसमें प्रतिभा है तो क्या वो आगे नहीं बढ़ेगा? तभी तो भीमराव अंबेडकर ने कड़े शब्दों में कहा था, भारतीय समाज जकड़ी हुई समाज है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो यह समाज दिन प्रतिदिन अंधकारमय होता जाएगा। और बात सही हो रहा है। आज भी देखते हैं ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन समाज में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए, किसी की प्रतिभा को निखारना चाहिए। देखते हैं आगे यहाँ पर तौर पर ब्राह्मण, माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होते थे, यानी जन्म जैसा दिया। अगर बेटा मूर्ख भी है तो पंडित बन रहा है, और किसी का अगर निम्न जाति का है, अगर पढ़ भी लिख लिया तो वही जूता पॉलिश का काम कर रहा है ना। समाज में भेदभाव वाली बात, अछूत वाली बात हम लोग 3500 बरस में भी नहीं बदले। यह हमारी समाज की कुरीति है। शिक्षित हम कब हुए? जब हमने परिवर्तन ही नहीं किया तो शिक्षा किस काम का? आगे देखते हैं। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकारी, शिकारी, भोजन संग्रह शामिल थे। साथ ही वे लोग भी आते थे जो शव दफनाने जलाने का काम करते, जो शव को जलाते दफनाते थे। इन लोगों सब पर अपवित्र माना जाता था। देखिए लोग कार्य के आधार पर अपवित्र माने जाते थे। कई लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखिए कुछ समाज में ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने इसकी स्वीकार्यता को निरस्त किया था। आज भी कई लोग हैं समाज में अच्छे लोग जो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण से सही निर्धारण नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों को भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। देखिए अधिकार आज से 3500 साल पहले ही लोगों ने अधिकार मांगा था, और आज हम लोग लिखते हैं कि
इस देश से हम लोग संविधान में इस चीज़ को डाले हैं, नहीं हमारी प्राचीन संस्कृति में भी इसकी झलक दिखाई देती है, बस हमें उसे जानने की ज़रूरत है। हमारा जो आज संविधान है उसमें कई बातें हमारी प्राचीन संस्कृतियों में बहुत 100 साल पहले यानी 3500 साल पहले कही गई है, 3500 वर्ष पहले की बात है। कई लोगों के अछूत की आलोचना की गई है। जिस अछूत की चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं, कार्ल मार्क्स ने उसकी चर्चा की है। आज से 3500 साल पहले छुआछूत को मिटाने की बात अंबेडकर ने जो की थी उसका झलक हमें ग्रंथों में भी दिखाई देता है। यानी हमने अतीत को गवा दिया है। अगर अतीत को उकेरे तो पता चलेगा कि हमारी सभ्यताएं काफ़ी विकसित थी। देखिए आज भी आलोचनाएं होती है, तभी तो कई लोग जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर इलाकों में सामाजिक असमानता बहुत कम थी। बोला कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे हैं हिंदुस्तान में जहां पर क्या थी, असामाजिक समानताएं बहुत कम थी। वह था पूर्वोत्तर का एरिया ऐसा था हिंदुस्तान में जहां सामाजिक भेदभाव नहीं था। आगे देखते हैं अध्ययन में, कुछ बाहरी बातें भी कर लेते हैं क्योंकि जीवन में हर चीज़ का आवश्यकता होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर चित्र धूसर पात्र है, ज़्यादातर थालियाँ और कटोरे मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह सुंदर चिकने, शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट था उस समय, जिस तरह आज मेहमानों को आने पर इम्पोर्टेंट बर्तन को निकाला जाता है। आइए जनपद को देखते हैं। देखिए धीरे धीरे लोग जब अस्थायी जीवन जीने लगे तो उसमें क्या आया, जनसंख्या में वृद्धि आया। जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग समूह में रहेंगे, उसके नियम कानून होंगे, उन कानूनों के आधार पर वो चलेंगे। जब चलेंगे तो धीरे धीरे विस्तार हो जाएगा। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा कहा माने जाने लगे। जो विशाल राज्य पर राज करते थे वो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है, जन में बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिए गए हैं, आगे देखेंगे उन जनपदों को। आइए विस्तार से देखते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो हमें अवशेष मिले हैं वो दिल्ली के पुराने किले, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर मिले हैं, जिसकी चर्चा महाभारत में भी दिखाई देगी आपको। एटा के पास अतरंजित खेड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन में भी इस तरह का अतरंजित खेड़ा का क्वेश्चन डाला गया था। इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। वे गेहूँ, देखिए यहाँ पर क्या मिला है, गेहूँ, जौ, धान, जौ, चावल, तिल, सरसों फसल मिली है जो आज भी हम लोग उपयोग करते हैं। कुछ फसलों के नाम देखते हैं। यहाँ पर लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर देखिए ये कलर का चर्चा हो रहा है, किस तरह का बर्तन था। कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ पुरातत्व स्थलों पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहते हैं, यानी पात्र भी कहते हैं इसे। ये इम्पोर्टेंट था के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितिक आकृति के रूप में, देखिए हमें मैथ का भी ज्यामितिक आकार और सरल रेखा दिखाई देता है। यानी अतीत में भी हमारी सभ्यताएं काफ़ी संपन्न थी। बोलता है यहाँ पर महाजनपद, अब जनपद से बना महाजनपद, वही जनपद जो मगध में विस्तार देखिएगा आप, जो राजगिरी में बिम्बिसार की राजधानी देखिएगा आप। लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्होंने महाजनपद कहा जाने लगा। क्या वजह है जनपद का डेवलपमेंट का? क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ी। शक्ति बढ़ने का सीधा मतलब है कि उसके आसपास के क्षेत्रों में लोहे का खोज होना। जब लोहा हुआ तो उससे बहुत सारे हथियार बनाए गए। उन हथियारों से उन्होंने आसपास के जनपदों को लूटना शुरू कर दिया। उसकी सेनाएं बढ़ाई। अधिकतर महाजनपद एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। किलाबंदी क्यों कर रहे हो भाई? किलाबंदी तो सुरक्षा के लिए ना होता है, तो उन लोगों ने भी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। अर्थात चारों ओर लकड़ी ईंट पत्थर की ऊंची दीवार बनाना। जो आसपास मिला लकड़ी ईंट पत्थर मिला, पत्थर से दीवार घेरना शुरू। राजा के महल को सुरक्षित करना शुरू। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण, देखिए आक्रमण की शुरुआत होगी। जब धन आएगा तो आक्रमण लोग करेंगे, क्योंकि धन डर को देता है। अगर कोई गरीब आदमी है कोई उस पर हमला नहीं करेगा, उसे कोई नहीं लूटपाट करेगा, वो घूमता फिरता सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिसके पास संसाधन हो जाएंगे, धन हो जाएंगे, उन्हें बाहरी लोगों से डर होगा। वही डर यहाँ पर राजा को भी आने लगा। अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण करवाया, अपना सुरक्षा चाहने लगा। कुछ राजा तो राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी करने लगा। आइए महाजनपद को विस्तार से देखते हैं। ये इंडिया का वर्तमान का मैप है।
भविष्य में इसमें परिवर्तन होने की संभावना है, चूँकि भारत का कुछ क्षेत्र पीओके में भी चला गया है। ये तो समस्या है। यहाँ पर कंधार देख सकते हैं जो पाकिस्तान में है, ये तक्षशिला पाकिस्तान में है आज। ये देखिए यहाँ पर झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, सिंधु है। यहाँ पर ये काबुल नदी अफगानिस्तान से आती है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ये धीरे धीरे इधर बढ़ेंगे तो यहाँ हमको चीन का बॉर्डर मिलेगा। ये पूरा एरिया नेपाल का है। नेपाल में देख सकते हैं यहाँ पर उसके नीचे है कौशल, यहाँ पर हस्तिनापुर है जहाँ महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा है। ये कुरु जनपद है, ये पांचाल है, कौशाम्बी है, मगध है। मगध के सीध में ही आपको दिखाई देगा अंग जनपद, जिसको बिम्बिसार के बेटे अजित शत्रु ने जीत लिया था। देख सकते हैं ये राजगिरी है जो आरंभिक राजधानी थी मगध की। ये पर उज्जैन अवंती है। ये काफ़ी शक्तिशाली हुआ, चूँकि इधर कोई जनपद ही नहीं था, यही था, तो इसे विस्तार करने में काफ़ी मदद मिला। यहाँ पर भी लोहे की खानें मिल गई और ये जनपद धीरे धीरे डेवलप होता गया और कई ये भारत का एक अति महत्वपूर्ण शक्ति बन गया था। यहाँ तक कि ये मगध को भी काफ़ी कड़ी चुनौती देता। वो तो अजातशत्रु की प्रतिभा थी जिन्होंने इस पर जो है आक्रमण कर इसे जीतने का प्रयास किया। बिम्बिसार तो इसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके इससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे और नहीं भी लिए। देखिए यहाँ पर एक कौशाम्बी की दीवार है। जो कौशाम्बी है वो इलाहाबाद के आसपास ही ये पड़ता है। एक भवन का निर्माण आज भी आप कौशाम्बी में देख सकते हैं। वहाँ जो घर बना हुआ है वो ऊंचाई पर बना हुआ घर है। हमने अपनी आँखों से इसे देखा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, कौशाम्बी से एक बार गुजर रहे थे तो वहाँ पर देखे थे काफ़ी ऊंचाई पर घर आज भी हैं। यानी पुरानी प्राचीन संस्कृति का अवशेष आपको आज भी दिखाई मिल जाएगा। वहाँ की जो बनावट आज भी झलकती है। शक्तिशाली प्रदर्शन भी करते। इस तरह के लोग, किले के अंदर रहने वाले लोग, उस क्षेत्रों को नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता। इस तरह की विशाल दीवार बनाने की व्यापक योजनाएं आवश्यकता थी और लाखों कम संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम करते थे। परिश्रम में कोई कमी नहीं। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए, बिना संसाधन की आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। राजा सेना रखने लगी थी। राजा क्या कर रही थी? सेना रखने लगा था। काहे सेना रख रहा था? नियमित वेतन दे रहा था। वजह क्या था? जानिए इसे, इतिहास को समझिए। जब तक आप गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आज सिक्के, ये सिक्के क्यों बनाए गए, क्या आवश्यकता पड़ गई, और इससे पहले सिक्के नहीं थे तो क्या होते थे। जब हड़प्पा सभ्यता थी तो वहाँ वस्तु को आदान प्रदान किया जाता था। कोई ऐसा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला है जो सिक्के बता सके। हाँ, टेराकोटा का मिला है लेकिन वो कोई प्रमाणिक सिक्का नहीं है। इसकी संख्या बारे में अध्याय 9 में करेंगे। अध्याय 9 में हमें इस चीज़ को बारे में जानेंगे, सिक्का किस प्रकार था, किस प्रकार लोगों ने अपने जीवन में वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़कर आज भी कहीं कहीं ग्रामीण सभ्यता संस्कृति में हमें ये झलक मिल जाती है कि लोग अनाज बदलते हैं। कर मतलब वह टैक्स। महाजनपद में राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती। अतः महाजनपदों में राजा लोग समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न कर अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टैक्स की शुरुआत कब हुई, राजा टैक्स कब लेने लगे? तो यह महाजनपद काल में इसकी शुरुआत होती है। यह इंटरव्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। फसल पर लगाए गए करों में सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिक लोगों कृषक ही थे। काम ही क्या था? खेती करना था। उपज का 1/6 राजा को दे दीजिए कर के रूप में। देखिए, ये 1/6 की चर्चा ना हर्षवर्धन के समय की है और वहीं से इसे यहाँ पर जोड़ा गया है के रूप में निर्धारित किया जाता, जिन्हें भाग कहा जाता था। जो टैक्स लिया जाता था उसे भाग कहा जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जो प्राय श्रम के रूप में होते थे, यानी राजा के दरबार में जाके कार्य करना पड़ता था। बुनकर लोहार सुनार राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करता था। अब देखिए, ये महीने की जो चर्चा है ये तो आज हम लोग न जानते हैं लेकिन पहले का जो महीना होता था कुछ अलग टाइप का था, यानी विक्रम संवत के आधार पर महीना था। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, काहे कि ये प्राचीन काल की बात है और जब अंग्रेज आए हैं तब हम लोग जनवरी फरवरी जाने हैं। इस चीज़ को आपको जोड़ना पड़ेगा। पशुपालक जानवर उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्रह जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब अगर कोई जंगल से कुछ अवशेष लाते थे तो उसमें राजा का हिस्सा होता था। यानी राज्य में हर चीज़ की पूर्ति कहीं ना कोई आम लोग करते थे।
इस युग में कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए। देखिए, यही परिवर्तन इतिहास को में जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब कृषि में परिवर्तन आ रहा, आज भी हम लोग देख रहे हैं कृषि में परिवर्तन। किस प्रकार की खेती दे, आज देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक खेती हो रही है। मिट्टी से ऊपर पौधे उगाए जा रहे हैं, पाइपों में पौधे उगाए जा रहे हैं, पानी पर पौधे उगाए जा रहे हैं। ये परिवर्तन था। तो महाजनपद काल में भी परिवर्तन आए। इस परिवर्तन को यहाँ समझते हैं। हाल के फाल अब लोहे के, देखिए लोहा महाजनपद काल में आ गया था। आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात है। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे से आसानी से जोता जा सकता है। जब लोहा आ गया तो आसानी से, यानी धातु का उपयोग जीवन को सुगम बनाता है। इसने फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोग धान से पौधे रोपना शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपने का रोपण शुरू हुआ। आपसे पूछा जा सकता है, पौधे की जो रोपनी विधि, जो हम लोग रोपनी विधि आज करते हैं, इसकी शुरुआत महाजनपद काल में हुई। ये महाजनपद काल की तिथि क्या लीजिएगा आप, 600 ईसा पूर्व लीजिएगा, जहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म होता है। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे। इससे काम तोड़ परिश्रम लगाए जाते थे। ये ज़्यादातर दासी, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अब दासी को पकड़ कर खेती में ज़्यादा यूज करने लगा। उस समय उस प्रकार की सोसाइटी बन गई कि दास का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। काहे तो कार्य बढ़ गया। अब खेती जो है वो लोहे के हाल से होने लगे। अब तरीका बदला तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे के परिवर्तन को समझते हैं। थोड़ा चैप्टर लॉन्ग है, आप बने रहे स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है मगध को ढूंढिए। देखिए चलते हैं सबसे बड़े महाजनपद को ढूंढने के लिए। बिम्बसार ने किस प्रकार विस्तार कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य का विस्तार कर लिया था। आपसी संबंध उसने आसपास के राजाओं से बेहतरीन बनाया था, जो आज के सरकार में भी आपको दिखता है। ये संबंध की जो परंपरा है वो अति प्राचीन है। लगभग 200 साल पहले भी मगध में महत्वपूर्ण जनपद बनाए। गंगा और सोन जैसी नदियाँ, देखिए गंगा इधर से बह के आ रही, इधर से सोन हो गया, यहाँ से गंडक मिल गया और इस एरिया में महाजनपद है। तो ये 3 ओर जल से सुरक्षित हो गया। ये जल से सुरक्षित हो गया तो आक्रमण करने की जो यहाँ पर क्षमता है, कहीं ना कहीं 1/3 हो गया। 1/3 भाग आक्रमण होगा, तो इसीलिए सुरक्षित बन गया। इसीलिए जनपद में पटना ज़्यादा डेवलप हो जाता है पाटलिपुत्र के नाम से। सोन गंगा से होकर बही। यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब ज़मीन भी ज़्यादा, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि हो गया। मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था, उधर का हिस्सा जंगल से, इधर का एरिया जंगल से भरा हुआ था। हाथियों को पकड़कर, देखिए हाथी का पकड़ना शुरू हो गया। उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया। यही नहीं, जंगलों से घर, लकड़ी, रात बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत सब लकड़ी मिलने लगा जंगल से। इसके अलावा क्षेत्र में लोहे अयस्क के खाने ढूंढना शुरू कर दिया। मजबूत औजार और हथियार बनाने लगे। इतना शक्तिशाली औजार, यही परिवर्तन है जो मानव को एक आधुनिक मानव बना देगा। मगध दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बसार, अजातशत्रु, इन जनपदों को जीतने यह हर संभव साधन अपनाए। नया नया हथियार मिला। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान के शासक को परास्त कर दिया। इसीलिए तो एक शिलाकंटक नामक हथियार का इसने उपयोग कर लिया था। नियंत्रण कर इन्हें उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। बिहार में गिरिय, देखिए ये राजगिरी, जो आज राजगीर बोलते हैं, जो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो रहा है, सबसे पहली राजधानी यही थी जिसे आज राजगीर कहते हैं। कई शासक मगध की राजधानी बनी रही। पाटलिपुत्र आज पटना है, बाद में राजधानी बनी। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विजय भारत विश्व विजय के लिए निकला और वह मध्य एशिया को रौंदते हुए जब आगे बढ़ा तो वह झेलम नदी के तट पर पहुंच गया और पौरस से भयंकर लड़ाई होती है। उस लड़ाई की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पूरी तरह सफल ना हो सका था, वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। वह मिस्र और पश्चिम के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी किनारे पे पहुंच गया। देखिए ब्यास के किनारे तक भी पहुंच गया था। उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा, लेकिन सिपाहियों ने इनकार कर दिया। यानी सिकंदर के सिपाही हार चुके थे, थक चुके थे, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। वे हाथी से डरते थे, इसलिए इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक पैदल, रथ और हथियार की बहुत बड़ी सेना है। वो सोच रहा था यहाँ जाएंगे, जैसे ही इंडिया में प्रवेश करेंगे इसकी योजनाएं अलग होगी, ये शक्तिशाली है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया। आइए एक महत्वपूर्ण महाजनपद वज्जी संघ की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा।
क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत सर्वप्रथम विश्व में यहीं से हुई थी। एक मगध का एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उनके नज़दीक वज्जी था, जिनकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ अलग अलग किस्म के शासन व्यवस्था, जिन्हें गण कहा जाता था, देखिए संघ कहा जाता था। गण और संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत करते। वाद विवाद, देखिए वाद विवाद जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप संकट में है तो किसी से बात कीजिए। बात करने से आपकी समस्या हल हो जाता है। क्या करना चाहिए और किस तरह काम करना चाहिए। शत्रु से आक्रमण के निपटाने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री दास कामगार इन राजाओं के हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी उस समय स्त्री की स्थिति खराब हो गई। दास पहले से ही और थे। कामगार भी थोड़ा थोड़ा उसका भी वैल्यू ख़त्म हो गया। बुद्ध और महावीर, जिसके बारे में अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे, नहीं अगले अध्याय में भी हम इसका अध्ययन करेंगे। दोनों ही गण और संघ से संबंधित बहुत साहित्य जीवन, मतलब बौद्ध का जो साहित्य है उसका अध्ययन से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। आइए वज्जी संघ की थोड़ी एक कहानी को पढ़ लेते हैं। यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। उससे निकाय में एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है के कई व्याख्यान दिए गए। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। बताया जा रहा है कि ये जो किताब देख रहे हैं आप, ये 2300 साल पुराना है, जिसका नाम दीर्घ निकाय है। वज्जी संघ अजातशत्रु से आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध भगवान के पास उन्होंने अपने मंत्री को भेज दिया था। बुद्ध से पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है। उन्होंने सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब पता चला ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जी तब उन्नति करेंगे। बोला कि देखिए, उन्होंने एक चाल चला। उसने बुद्ध भगवान के पास गया और उससे पूछा क्या वज्जी संघ में नियमित सभाएं होती है। बुद्ध भी बहुत ही प्रतिभाशाली थे। वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलते जुलते कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे। बुद्ध ने ये सारी बातें बताई थी। अगर कोई इंसान अगर शासन करता है तो उन्हें नियमित सभाएं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, पारंपरिक नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप परंपरा को तोड़ते हैं तो लोग ज़्यादा शत्रु हो जाएंगे आपके। बड़ों का सम्मान करना सीखना चाहिए, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो बातें अतीत में कही गई है वो वर्तमान में भी इसकी झलक मिलती है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं परंपराएं जो पुरानी थी उसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर देखिए गण शब्द का प्रयोग है। कई सदस्य का समूह होता था, संघ था, संगठन था, हर चीज़ था। किसी चीज़ में पुरानी सभ्यता कम ना थी, बस थी लोगों में भेदभाव की भावना, जो लोगों को मानव बलि था। ये सब जो घटनाएं थी, सती प्रथा पहले भी थी। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। देखिए महिला की स्थिति के बारे में भी ये लोग डिटेल से बात करें। उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ये भी बातें थी। गाँव और शहरों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, मतलब धर्म से रिलेटेड चीज़ें थी। देखिए आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज आप लोग सर्च करेंगे यहाँ पर यूनान और एथेंस को, जो 2500 साल पहले की बातें हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस प्रकार का शासन व्यवस्था था, कैसी थी, थोड़ा सा डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न उत्तर है जो आपके लिए, ये क्लास आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल देता रहेगा, इसीलिए स्टूडेंट जुड़े रहें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है NCERT क्लास 6 की।